और आज मैकेनिक्स जो फिजिक्स का पार्ट होता है वहां से हम लोग प्रश्न देखेंगे। ये पार्ट 1 है, आगे और भी पार्ट आएगा। ALP के एग्जाम में भी जो हाल ही में समाप्त हुई है उसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए हैं, बेसिक से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला चीज़ होता है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला नहीं मालूम है आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और मैंने अपने चैनल पे फार्मूला के लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो पहले आप उस वीडियो को देखें, वहां से फार्मूला को लर्न कीजिए और उसके बाद न्यूमेरिकल्स बनाइए, फिर मजा आएगा। और हर टाइप का मैंने कोशिश किया है कि क्वेश्चंस ले लूँ मैं, जितने भी चैप्टर होते हैं मैकेनिक्स के अंदर उन सारे चैप्टर से मैंने एक एक प्रश्न उठाया है। तो अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आ सकता है। यही न्यूमेरिकल्स आएगा, मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट ये आएगा, इस पैटर्न पे आ सकता है अगर आया भी तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला हमारा प्रश्न है, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घट करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप ये बताएं त्वरण पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि समय के साथ स्पीड क्या हो रही है। समय के साथ जब स्पीड कम होती है तो हम बोलते हैं त्वरण नेगेटिव है। समय के साथ अगर स्पीड बढ़ रही होती है तो हम बोलते हैं कि त्वरण पॉजिटिव है। यानी ये तो फिक्स है कि हमारा आंसर नेगेटिव वाला होगा। तो इसमें तो एक ही नेगेटिव दिख रहा है, डी। तो देखते हैं क्या आंसर निकल कर आता है। तो त्वरण का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड। हमारे केस में फाइनल स्पीड कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल कितना दे रखा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से हम v माइनस यू निकालते हैं। v माइनस यू निकालेंगे तो 60 में से 80 माइनस करेंगे, हमारा आंसर हमारा स्पीड निकल कर आएगा माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करना है, त्वरण के लिए हमें बस टाइम से डिवाइड लगा देना है। लेकिन समय हमें दे रखा है सेकंड में और आंसर दे रखा है मीटर पर सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, मीटर सेकंड में दे रखा है। तो सबसे पहले इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। यहां से निकल कर आया था मीटर पर सेकंड में, यानी कि ये हो गया 9 टाइम्स कैंसिल 2 से और ये 10 टाइम्स, तो -50/9। चलिए अब हम क्या करते हैं, -50/9 में भाग लगाते हैं सेकंड से और ये हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है डी आंसर। किसी भी प्रश्न को जब मैं बनाता हूं उससे पहले आप खुद ट्राई किया कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। अगला सवाल ये कह रहा है, मान लीजिए ये कोई m मास का कोई ब्लॉक, मान लीजिए कि ये m1 मास का कोई ब्लॉक है और ये है m2 मास का। बोला गया कि जब इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस पर सेम फोर्स 5 न्यूटन का जब लगाया जाता है तो इसमें त्वरण उत्पन्न होता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रश्न में ये कह रहा है कि अगर एक हम ऐसा ब्लॉक ले ले जिसका मास इस दोनों के मास के सम के बराबर हो और इस पर सेम फोर्स लगाए 5 न्यूटन का, तब जाकर त्वरण कितना उत्पन्न होगा। तो हमें क्या करते हैं, त्वरण निकालने के लिए हम फोर्स में भाग लगा देते हैं मास से। चलिए हम ये जो त्वरण है इसमें हम त्वरण निकालने के लिए इस फोर्स में हम 5 न्यूटन में हम भाग लगा देते हैं m1 प्लस m2 से। सवाल यहाँ ये है कि m1 प्लस m2 का मान ही हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। m1 क्या हो जाएगा, बल में हम भाग लगाएंगे त्वरण से तो हमारा मास निकल कर आ जाएगा, द्रव्यमान निकल कर आ जाएगा, 0.5 kg द्रव्यमान हो गया। और यहाँ m2 जब हम 5 न्यूटन में भाग लगाएंगे 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो 0.25 kg। अब m1 और m2 पता है, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यानी कि ये द्रव्यमान का सम कितना आएगा, 0.75। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बी हमारा आंसर है। यहाँ हमने यूज किया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = m/a। नेक्स्ट है, एक कार किसी कगार से गिरकर 0.5 सेकंड में धरती पर आ गिरती है, धरती पर टकराते समय क्या चाल होगी। यानी कि ये कार मान लीजिए ये गिर करके ये गिर रही है और गिरते गिरते ये धरती पे आती है। यहाँ पे जब ये आई तो इसके पास अच्छा खासा स्पीड होगा, तो ये स्पीड पूछा गया है कि कितनी स्पीड के साथ धरती से टकराई है और इसको आने में टाइम कितना लगा, 0.5 सेकेंड। देखिए जब भी ये वर्ड देखे आप गिरना छोड़ना, इसका मतलब ये होता है कि u = 0, यानी कि शुरू का स्पीड कितना था, 0 था और फाइनल का तो हमसे पूछा ही गया है। तो एक फॉर्मूला आपने ये देखा होगा, v = u + a t, ये याद रखें आप, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ u कितना है, 0 है और v हमसे पूछा गया है, a कितना है, a बराबर हो जाएगा हमारा
जी, ए बराबर जी, क्योंकि जब भी कोई वस्तु गिरती है इनिशियल स्पीड 0 होता है, तब वो एक फोर्स के कारण गिरती है, वो फोर्स होता है ग्रेविटी। और जब फोर्स के कारण गिरती है और वेग में लगातार इसमें परिवर्तन होता है तो त्वरण भी उत्पन्न हो जाता है, और उस त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो इस केस में ए हमारा जी हो जाएगा, और साथ में पॉजिटिव होगा क्योंकि समय के साथ स्पीड बढ़ रही है, तो जी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। तो यहाँ हम जी का वैल्यू पुट करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें सवाल में दिया ही हुआ है, और टी कितना है 0.5। तो यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड निकल कर आ गया, यानी कि इतने स्पीड से ये कार जमीन पे टकराएगी। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा राइट आंसर है। अगर मान लीजिए ये ग्राउंड है, अपना जमीन है, अगर हम ऊपर किसी वस्तु को फेंकें तब त्वरण कितना होगा, तब जी का मान 9 मैग्नीट्यूड में सेम ही होगा, बस साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा वस्तु स्पीड कम हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, तो वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई। मान लीजिए ये अपना ग्राउंड है, यहां से किसी वस्तु को फेंका गया यू स्पीड से, इनिशियल स्पीड से, उसके बाद ये ऊपर पहुंचती है, उसके बाद ये ऊपर पहुंचता है, ऊपर पहुंचने के बाद सबसे ऊपर जब पहुंच जाएगा तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सबसे ऊंचाई कितना कहा गया है, कहां तक गया ये, 10 मीटर। तो हमसे पूछा है कि ये किस स्पीड के साथ फेंका गया था। तो यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे v² = u² + 2as। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दो फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको दिखाया वो मैं फॉर्मूला वाले वीडियो में नहीं लिया हूं, तो आप यहाँ पे ध्यान में रखना। तो v कितना दे रखा है इस केस में, v दे रखा है 0, तो चलिए 0, u तो हमें निकालना ही है, +2। अब a कितना हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर फेंका गया है और समय के साथ स्पीड कम हो रही है, तो इस केस में हमारा a हो जाएगा -g, और -g का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s का वैल्यू 10। तो यहां से u² = आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 196, और u = हो जाएगा √196। जब इसे स्क्वायर रूट ऑफ निकालेंगे अब इसका, तो 14 मीटर पर सेकंड हमारा स्पीड निकल कर आ जाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। यहाँ मैंने a बराबर -g लिया है क्योंकि ऊपर की ओर वस्तु को फेंका गया था। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। भार कितना होगा पृथ्वी पे, याद रखें भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। भार क्या है, भार फोर्स है जो पृथ्वी हम पे लगाती है। भार एक फोर्स है जो पृथ्वी हम पे लगाती है, और फोर्स कितना होता है m/g। तो मास कितना दे रखा है 10 kg, त्वरण कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है बी। अगर पूछता कि चंद्रमा पे भार कितना होगा, अगर हम इसी वस्तु को जिसका 98 न्यूटन भार पृथ्वी पे था उसको हम चंद्रमा पे ले जाएं तो कितना हो जाएगा 98 / 6 क्यों लिया मैंने, भाग क्यों किया, क्योंकि जी का मान चंद्रमा पे g/6 हो जाता है। अर्थ पे अगर जी है तो चंद्रमा पे g/6 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि 50 ग्राम की किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये तैरेगा या डूबेगा। तो कोई भी चीज, मान लीजिए ये पानी है, पानी में किसी वस्तु को हम डालें तो ये तैरेगा या फिर डूबेगा, ये क्या डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, डेंसिटी, घनत्व डिसाइड करेगा। अगर पानी के घनत्व से ज्यादा हुआ वस्तु का घनत्व तो ये डूब जाएगा, अगर नहीं हुआ तो तैरेगा। तो पानी का घनत्व हमें दिए रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वस्तु का घनत्व हमें नहीं पता है लेकिन हम निकाल सकते हैं। घनत्व बराबर होता क्या है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है, द्रव्यमान कितना दे रखा है 50 ग्राम, और आयतन कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने देखा पानी का घनत्व कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वस्तु का घनत्व कितना 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये डूब जाएगा। ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी 1 kg की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है, पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है। कहने का मतलब कि ये अगर पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी का सेंटर मान लीजिए, तो ये दे रखा है त्रिज्या। पृथ्वी का त्रिज्या कितना दे रखा है, ये दे रखा है, और इस पे एक वस्तु रखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स दुनिया में किसी भी दो वस्तु के बीच में फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पृथ्वी और वस्तु के बीच में फोर्स लगेगा, तो यही पूछा गया है कि पृथ्वी इसे कितना फोर्स के साथ
अपनी तरफ खींच रही है, या फिर बोल सकते हैं कि पृथ्वी और इस वस्तु के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। तो फॉर्मूला G m1 m2/r²। यहाँ m को आप कैपिटल M दे दीजिए, ये याद रखना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, F × G = m1 m2/r²। G का मान आपको हमेशा ध्यान में रखना है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², यूनिट के साथ ध्यान में रखना है। चलिए अब G का मान ये वाला पुट करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो 6.67 × 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना दे रखा है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है ये 6 × 10⁻24। वस्तु का मास दे रखा है 1 kg, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई रेडियस अर्थ का 6.4 × 10⁻6 मीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 9.8 न्यूटन, ठीक है, 9.8 न्यूटन। तो 3 हमारा ये सही आंसर है। अब ये फोर्स को आप भार भी बोल सकते हैं कि वस्तु का भार है 1 kg का वस्तु, 1 kg द्रव्यमान का वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा, 9.8 न्यूटन। इसे दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई 1 kg का वस्तु रखा है तो पृथ्वी उससे फोर्स लगाती है 9.8 न्यूटन का। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 15 kg की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा होती कितनी है, हाफ mv²। m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमें दे रखा है 15 kg, और वेग एक समान वेग से तो कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 टाइम्स ये हो जाएगा 30, सॉरी ये स्क्वायर भी दे रखा है तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 120 जूल हमारा सही आंसर है। जूल ऊर्जा का मात्रा होता है, और मान लीजिए ये जूल में दे रखा है, अगर हमें कैलोरी में निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर कैलोरी में निकालना होता तो इस जूल में हम डिवाइड लगाते हैं 4.2 से, तो हमारा आंसर कैलोरी में आ जाता। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला तो आप ध्यान में रखना ही है, साथ में ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखें, P²/2m, यानी कि संवेग और गतिज ऊर्जा में ये संबंध है। P से हम संवेग को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा कितनी होगी। यानी कि अगर ये कोई वस्तु यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ पे इसका 10 kg द्रव्यमान था, अब इसे उठा करके ले गया 6 मीटर की हाइट पे, तो अब जो कार्य किया गया ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो पूछा गया है कि इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा कितनी है, तो इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा होगी पोटेंशियल ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये हो जाएगा हमारा mgh, ये भी आपको ध्यान में रखना है, mgh। किसी ऊंचाई पर रखी वस्तु के पास ऊर्जा होती है पोटेंशियल एनर्जी। द्रव्यमान 10 है, g का मान हम यहाँ 10 ले लेते हैं अपने मन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तभी हमारा आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो 10 ले लिया मैंने, और h दे रखा है 6, तो यहाँ से 600 जूल हमारा सही आंसर है, 600 जूल यानी कि डी। देखिए ऊर्जा का, कार्य का और ऊष्मा का सबका यूनिट होता है जूल, और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। नेक्स्ट है एक लैंप 100,000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करती है, इसकी शक्ति कितनी होगी। शक्ति होती क्या है, शक्ति क्या होती है, आप जो कार्य करते हैं और कार्य करने का जो दर है उसी को हम शक्ति बोलते हैं, यानी आपने जितना कार्य किया उसके दर को शक्ति बोलते हैं। कार्य में भाग लगा दीजिए टाइम से, दर निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। तो हमें शक्ति अगर निकालनी है तो हमें वर्क पता होना चाहिए। वर्क हमें दे रखा है 1000 जूल, 1000 जूल। टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड, ये रहा 10 सेकेंड। सॉल्व करेंगे 100 क्या आएगा, जूल में आंसर आएगा, नहीं वाट में आंसर आएगा। पावर का ऐसा यूनिट, शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है, तो 100 वाट हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ये बेसिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको ये फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वाट के जगह पर हो सके आपको ये मिल जाए जूल प्रति सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड ही तो वाट होता है, 1 जूल प्रति 1 सेकंड बराबर 1 वाट, तो इस यूनिट में भी आपको आंसर मिल सकता है। नेक्स्ट है 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा उपयोग किया जाता है, बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी। अब यहाँ सारा आंसर यूनिट में दे रखा है, तो हमें पता है कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो ये 60 वाट दे रखा है, तो ये 60 वाट मैंने लिख दिया, लेकिन हमें किलोवाट में चाहिए तो हमने 1000 से भाग लगा दिया, किलोवाट में आ गया। अब
हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम हमें घंटा में चाहिए, आवर में चाहिए, और वही दे रखा है, तो लीजिए टाइम से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये हमारा हो गया किलोवाट इंटू आवर। यहाँ क्योंकि 1 किलोवाट आवर था तो 1 यूनिट आंसर आया था। अब यहाँ चेक करते हैं कितना किलोवाट आवर आ रहा है आंसर। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 100 किलोवाट आवर, और ये 0.36 किलोवाट आवर। ठीक है, तो यानी कि 0.36 यूनिट, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.36 यूनिट। हमारी जो बिजली बिल आती है, तो बिजली बिल किस चीज़ की आती है? वो बिजली बिल आती है एनर्जी की। ठीक है, ऊर्जा की बिजली बिल आती है। हम ऊर्जा यूज करते हैं और उसी का पैसा पे करते हैं, तो यूनिट में आती है। नेक्स्ट है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और वेग 440 मीटर पर सेकंड। इस तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो तरंग की चाल बराबर होती है आवृत्ति गुने में तरंग दैर्घ्य, यानी कि v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। याद रखना है आपको, ये काफी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे। हमें चाल दे रखी है 440 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है 220 हर्ट्ज, हमसे तरंग दैर्घ्य पूछा है, लेमडा पूछा है। तो ये 220 से ये 440 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर, सारे के सारे यूनिट क्या है? एसआई यूनिट में पुट किया गया है। फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, स्पीड का मीटर पर सेकेंड, ये सब के सब क्या है? एसआई यूनिट है। तो हमारा लेमडा, हमारा तरंग दैर्घ्य भी आएगा किसमें? एसआई यूनिट में। तो मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/t होता है और t का यूनिट सेकंड होता है। तो जब यहाँ पर 1/t पुट करेंगे तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा और मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 2 मीटर हमारा आंसर है, यानी कि 2 मीटर। नेक्स्ट है, 1 kg की वस्तु 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड संवेग से गति कर रही है, इसके पास गतिज ऊर्जा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। संवेग और गतिज ऊर्जा में ये रिलेशन होता है। हमसे गतिज ऊर्जा पूछा गया है, तो p² संवेग हमें मालूम होना चाहिए, जो हमें दे रखा है 10, तो 10 गुने 10 kg मीटर पर सेकेंड। 2 गुने द्रव्यमान 1 ही kg है, 1 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा? 50 जूल। 50 जूल हमारा सही उत्तर है। तो आपने देखा, ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले पर बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पार्ट 1 था। मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, लाइट पर, करंट पर और हीट पर, इन सारे टॉपिक्स पे भी मैं न्यूमेरिकल्स लाऊंगा। ये मैकेनिक्स वाले पार्ट का न्यूमेरिकल था। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आगे और डालूं या ना डालूं, ये आप बताएंगे तो मैं डालूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, साथ में दबाएं बेल आइकन हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।